मैं बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का यहाँ स्वागत करती हूँ। कल के लेक्चर में हमने आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास पेपर क्रमांक 10 आपका ये सेमेस्टर 5th है। इसमें हमने आदिकालीन साहित्य पढ़ा है। आदिकालीन साहित्य में हमने जैन साहित्य को देखा है। जैन साहित्य पे थोड़ी नज़र डालते हुए हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने देखा है कि महावीर स्वामी ने धर्म का प्रचार लोकसभा माध्यम से किया और इस प्रकार जैन धर्म के अनुयायियों को अपने धार्मिक सिद्धांतों का ज्ञान अपभ्रंश में प्राप्त हुआ है। उसी के प्रकार जैनों के यहाँ परमात्मा चित्त और आनंद का स्रोत माना जाता है। यहाँ पे जैन धर्म हिंदू धर्म एक समान है। अहिंसा, करुणा, दया और त्याग का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान जैनों में बताया गया है। उसी के साथ साथ उसका परमात्मा उसका संसार से कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपनी साधना और पौरुष से परमात्मा बन सकता है। उसे परमात्मा से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैन साहित्य के अंतर्गत पुराण साहित्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य एवं रहस्यवादी काव्य लिखे गए हैं। इसमें हम स्वयंभू को आज पढ़ेंगे। स्वयंभू या 8वीं शताब्दी में पौम रचु पद्यचरित या प्रबंधों के अतिरिक्त छंद छात्र से संबंधित स्वयंभू छंदस की भी रचना स्वयंभू ने की है। पद्यचरित में राम की कथा है और अरिष्ठ नेमिचरित में कृष्ण की। इन्होंने नागकुमार चरित्र नामक एक अन्य ग्रंथ भी लिखा है, किंतु इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ पद्मचरित ही है। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है। इन्होंने अपनी रामायण में केवल 5 कांड रखे हैं और उनका नाम वाल्मीकि रामायण के कांडों से मिलता है। इन्होंने बालकांड का नाम विद्याधर कांड रखा था। अरण्य तथा किष्किंधा कांड को एकदम उड़ा दिया। स्वयंभू ने जैन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए राम की कथा में यत्र तत्र परिवर्तन कर दिए हैं और कुछ नए प्रसंग भी जोड़ दिए हैं। पद्यचरित में कथा प्रसंगों की मार्मिकता, चरित्र चित्रण की पटुता, स्थल एवं प्रकृति वर्णन की उत्कृष्टता और अलंकारिक तथा हृदयस्पर्शी उक्तियों की प्रचुरता दर्शनीय है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सीता के चरित्र की उदारता दिखाने में कवि ने कमाल की कर दिया है और इसी प्रकार अरिष्ट नेमि चरित्र में द्रौपदी के चरित्र को भी अपनी तुलिका से एकदम निखार दिया है। नारी चरित्रों के प्रति लेखक ने अतीव सहानुभूति और दक्षता से काम लिया है। अब यहाँ हम देखते हैं कि सीता की अग्नि परीक्षा के पश्चात राम ने क्षमा याचना कर ली और भारतीयता की मूर्ति किंतु परित्यक्त स्नेहशीला सीता देवी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि इसमें न तुम्हारा दोष है न जनसमूह का। दोष तो दुष्कर्म का है और इस कर्म दोष से मुक्त होने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि ऐसा किया जाए जिससे फिर स्त्री योनि में जन्म न लेना पड़े। अब यहाँ हमें सभी को पता है कि किस तरह सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। जनसमूह ने उस पर दोष लगाया और राम ने भी सीता को मजबूर किया कि वह अग्नि परीक्षा देकर अपनी सत्वता निश्चित या पवित्रता निश्चित करे। तब इसके बाद जब राम ने अपनी परीक्षा के पश्चात राम ने क्षमा याचना कर ली और इस भारतीयता की मूर्ति किंतु परित्यक्त स्नेहशीला देवी से आश्वस्त करके कहते हुए कहा है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, या वो क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सीता मैया बोलती है कि यह मेरे दुष्कर्मों का कर्म होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं यह अग्नि परीक्षा दे के फिर से स्त्री योनि में मुझे जन्म नहीं लेना है। नारी पर पुरुष के अत्याचार की इतनी मार्मिक अनुभूति और क्या हो सकती है। इसमें डॉक्टर नामवर सिंह इनके संबंध में लिखते हैं कि स्वयंभू के काव्य का परिसर बहुत व्यापक था। हिमालय से लेकर समुद्र तक, रनिवासियों से लेकर जनपदों तक, राजकीय जलक्रीड़ा से लेकर युद्ध क्षेत्र तक, जीवन के सभी क्षेत्र में उनका प्रवेश है। परंतु प्रकृति के चित्रकार, भावों के जानकार है, चिंतन के आगार है। अपभ्रंश भाषा पर ऐसा अचूक अधिकार किसी भी कवि का या फिर ये नहीं दिखाई देता है। आगे हम देखेंगे
उसके बाद हम पुष्पदंत को देखेंगे। पुष्पदंत या पुष्प काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे और शिवजी के भक्त थे, किंतु अंत में वह जैन हो गए हैं। इनके अनेक उपनाम हैं, इसमें से अभिमान मेरु भी में तीर्थकर, ऋषभदेव, 23 तीर्थकरों तथा उनके समसामयिक महापुरुषों के चरित्र हैं। उत्तर पुराण में पद्य पुराण यानी रामायण और हरिवंश यानी महाभारत है। नागकुमार चरित तथा यशोधरा चरित जैन धर्म से संबंध खंड काव्य है। पुष्पदंत ने राम की कथा में बहुत अधिक परिवर्तन किया हुआ दिखाई देता है। इन्होंने श्वेतांबर मतावलंबी कवि गुणभद्र के उत्तर पुराण में वर्णित राम कथा का अनुसरण किया है। राम कथा की अपेक्षा इनकी वृत्ति कृष्ण काव्य में अधिक रमी है। वहाँ इन्होंने खूब रस लिया और कथा में कोई खास परिवर्तन भी नहीं किया। इन्हें अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। पुष्पदंत की अपेक्षा स्वयंभू अधिक उदार माने गए हैं। पुष्पदंत अत्यंत असहिष्णु थे और उन्होंने खुलकर ब्राह्मणों का विरोध किया। ये दोनों कवि कालिदास और बाण की परंपरा के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ साथ अंततः भाषा, शैली, कल्पना और संगीत का जो ऐश्वर्य कालिदास और बाण में मिलता है, वह स्वयंभू और पुष्पदंत में भी उपलब्ध होता है। अपभ्रंश भाषा में लिखे गए राम और कृष्ण काव्यों में कहीं कहीं धार्मिकता का कूट अवश्य आ गया है। दिव्यता और अलौकिकता का रंग प्राय नहीं है और भक्ति भावना का तो उसमें अभाव ही दिखाई देता है। लौकिक कथाओं का आश्रय लेकर जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए अनेक काव्य लिखे गए। इनमें धनपाल की भविष्यत कथा प्रसिद्ध है। उसी के साथ साथ जोयंदु के परमात्मा प्रकाश तथा योगसार से सहिष्णुता का दृष्टिकोण है। राम सिंह के पाहुड़ दोहा में ही यही बात है। उसी के साथ साथ धर्मसूरी जम्बू स्वामी रासा में गृहस्थ जीवन की मधुरता की झांकी है। हेमचंद्र के शब्दानुशासन में अनेक वर्णन है। प्रबंध चिंतामणि में मुज्ज के प्रति मृणालवती के विश्वासघात की प्रतिक्रिया का मार्मिक वर्णन है। हिंदी साहित्य के विकास में जैन धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। अपभ्रंश भाषा में जैनों द्वारा अनेक ग्रंथ लिखे गए। अपभ्रंश से हिंदी का विकास होने के कारण जैन साहित्य का हिंदी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। केवल भाषा विज्ञान की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि हिंदी के प्रारंभिक रूप का सूत्रपात करने में भी इस साहित्य का गहरा हाथ है। अपभ्रंश साहित्य अपने आप में एक अत्यंत व्यापक साहित्य माना गया है। इसमें महाकाव्यों, खंड काव्यों, गीति काव्यों, धार्मिक काव्यों, साहित्य, गद्य साहित्य, साहित्य की नाना विधाओं का प्रणयन दिखाई देता है। हिंदी साहित्य की उचित जानकारी के लिए अपभ्रंश के विशाल साहित्य के गहन अध्ययन की महत्ता आवश्यक है। जैनेतर अपभ्रंश साहित्य में संदेश राशक, कीर्तिलता और कीर्तिपताका नामक ग्रंथों का भी प्रणयन हुआ है। हम देखते हैं कि किस तरह जैन साहित्य है। जैन साहित्य में ज़्यादातर हरिभद्र सूरी, पुष्पदंत, स्वयंभू, विनय चंद्र सूरी, धनपाल, रामसिंह, इन्होंने अपना साहित्य लिखा गया है। स्वयंभू ने किस प्रकार से साहित्य में बदलाव लाया और पुष्पदंत जी ने किस प्रकार साहित्य में बदलाव लाने की कोशिश की, पुष्पदंत का स्वभाव किस प्रकार का था, यहाँ पे यह सारा वर्णन हमने करने का प्रयास किया है। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करेंगे।